डॉन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो है वो रीड का प्रैक्टिस सेट करेंगे। हमने रीड के प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज चला रखी है उसमें ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है और आज की क्लास में हम जो है वो लाइट यानी प्रकाश से संबंधित प्रश्नों को समझेंगे और हर क्वेश्चन के साथ हम उसके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे कि वो कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ से वो क्वेश्चन उठाया गया है, उससे रिलेटेड क्या क्या बातें अपने को जाननी है ताकि उससे संबंधित कोई और क्वेश्चन बने तो उसको भी हम अटेम्प्ट कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन अपने पास है कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, इन कणों को क्या कहते हैं? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फोटोन। प्रकाश जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है उन कणों को फोटोन कहते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें समझनी है, वो ये है कि प्रकाश की वास्तव में जो है वो किस तरह का क्या नेचर है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, उसकी हम चर्चा यहाँ करेंगे। देखिए जब शुरुआत में हमने बात की थी कि प्रकाश जो है उसकी प्रकृति क्या होती है, तो प्रकाश की प्रकृति के बारे में ये कहा गया कि सबसे पहले न्यूटन ने प्रकाश की प्रकृति को जो है वो नाम दिया। उसने कहा कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है और उसके बाद में हाइगेन ने तरंग सिद्धांत दिया जिसमें उसने ये प्रतिपादित किया कि प्रकाश जो है वो तरंग है। और उसके बाद में जो कुछ चीज़ें जो तरंग प्रकृति समझी गई, कुछ चीज़ें कण प्रकृति से समझी गई और बाद में क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश की एक नई परिभाषा दी गई। उसमें प्रकाश को ये माना गया कि प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट से बना हुआ है और उन ऊर्जा के पैकेट को जो है वो फोटोन कहा जाता है। तो यहाँ पर बात है इम्पोर्टेंट, वो ये है कि प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा के कणों से ऊर्जा के पैकेट से मिलकर बना हुआ है। तो प्रकाश का जो ऊर्जा का पैकेट है, तो सबसे पहले एक सिद्धांत तो कणिका सिद्धांत था जो कि न्यूटन ने दिया था, फिर हाइगेन ने दिया था तरंग सिद्धांत, और उसके बाद में इन दोनों का जो ड्यूल नेचर माना गया तो प्रकाश की जो कणीय प्रकृति क्वांटम मैकेनिक्स में मानी गई थी वो थी फोटोन, कि प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट से मिलकर बना हुआ है और इन ऊर्जा के पैकेट्स को क्या कहा जाता है? फोटोन कहा जाता है। तो ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और इन कणों को हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक की बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन इसमें उठाते हैं अपनी सीरीज में। वो ये है कि निम्न में से कौन सी घटना प्रकाश के फोटोन प्रकृति को प्रदर्शित करती है? तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखना कि परावर्तन अपवर्तन, यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो प्रकाश की कणीय प्रकृति से समझी जाती हैं। प्रकाश की कणीय प्रकृति यानी फोटोन प्रकृति, यहाँ पे वो कणीय प्रकृति की बात नहीं हो रही जो न्यूटन ने दी थी। फोटोन प्रकृति ये भी होने को तो पार्टिकल ही है, फोटोन को पार्टिकल माना जाता है। फोटोन प्रकृति से कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो है, एक तो प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव को फोटोन प्रकृति से ही समझा जाता है, तरंग प्रकृति से नहीं समझा जाता। एक आपको याद रखना है रमन प्रभाव, जिसकी सीवी रमन ने खोज की थी, उसको भी प्रकाश की फोटोन प्रकृति से ही समझा जाता है। और एक आपको याद रखना है इसमें कॉम्पटन प्रभाव। कॉम्पटन प्रभाव ये इम्पोर्टेंट प्रभाव है जिनको प्रकाश की फोटोन प्रकृति से समझा जाता है। इसके अलावा जो भी चीज़ आप यहाँ पे समझते हैं, जैसे कि जो आपने परावर्तन है, अपवर्तन है, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, कौन से परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, ये जितने भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हैं इन सब को समझा जाता है प्रकाश की तरंग प्रकृति के हिसाब से। तरंग प्रकृति हाइगेन ने प्रतिपादित की थी, इन सबको तरंग प्रकृति के आधार पर समझा जाता है और इनको प्रकाश की फोटोन प्रकृति के आधार पर समझा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो गया वो हो गया प्रकाश विद्युत प्रभाव को
जो है वो हम फोटोन प्रकृति से समझते हैं। और इसकी व्याख्या जो है वो आइंस्टीन ने की थी, ये भी याद रखना। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या जो है वो किसने की थी? आइंस्टीन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, प्रकाश की तरंग प्रकृति का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? तो अभी हमने बात की थी कि हाइगेन ने प्रकाश की तरंग प्रकृति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। न्यूटन ने जो है वो कणिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था, और हाइगेन ने जो है वो तरंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था। बाकी दोनों जो नाम है वो प्रकाश से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है वो है, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हाइगेन ने तरंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तरंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? हाइगेन ने। बाद में इसी तरंग सिद्धांत में मैक्सवेल ने थोड़ा सा संशोधन किया था। क्या संशोधन किया था मैक्सवेल ने? इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। हाइगेन ने जब शुरुआत में प्रकाश को जो माना था वो यांत्रिक तरंग माना था। क्या माना था? यांत्रिक तरंग माना था, यानी ऐसी तरंग माना था जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और यांत्रिक तरंग के लिए जो सर्वव्यापी माध्यम उसने कल्पना की थी वो था ईथर। उसने कहा कि ब्रह्मांड में हर स्थान पर एक माध्यम है जिसका नाम है ईथर। लेकिन मैक्सवेल ने इस सिद्धांत में एक संशोधन किया। उसने ये कहा कि प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है, ना कि यांत्रिक तरंग। और विद्युत चुंबकीय तरंग है यानी इसको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो ये तरंग सिद्धांत में संशोधन किए गए। अब यहाँ पे बात आती है कि तरंग जो बेसिकली दो प्रकार की होती है, जिससे रिलेटेड अपना क्वेश्चन है। एक तो होती है अनुदैर्घ्य और एक होती है अनुप्रस्थ। अब देखिए क्या होता है, अनुदैर्घ्य का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में आपकी तरंग चल रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में आपकी तरंग चल रही है, और यदि कंपन जो है वो इसके लंबवत हो रहे हों, कंपन कुछ इस तरह से हो रहे हों, जैसे ये माध्यम का कण है और इसका कंपन जो है वो इस तरह से हो, सॉरी यहाँ पर इस तरह से, यदि तरंग इस डायरेक्शन में चल रही है और माध्यम का कण भी इसी डायरेक्शन में इसी तरह से जो है वो वाइब्रेट करता है, मतलब जिस दिशा में तरंग चल रही है उसी दिशा में यदि कंपन हो तो उसको हम अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। और अनुदैर्घ्य का मतलब है कि यदि इस दिशा में तरंग चल रही है तो उसके परपेंडिकुलर कंपन हो। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना कि प्रकाश के पास माध्यम नहीं होता, उसके पास विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होते, वही कंपन करते, ठीक है, माध्यम की जरूरत उसको नहीं होती। तो यदि आपके कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत हो तो वो तरंग कहलाती है अनुप्रस्थ, और यदि तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश हो, जिस दिशा में तरंग जा रही है उसी दिशा में कंपन हो रहे हो, तो वो कहलाती है अनुदैर्घ्य। इस आधार पर इस क्वेश्चन का जो अपना आंसर हुआ वो हुआ कि प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश जो है वो कौन सी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है, ना कि अनुदैर्घ्य। ये आप याद रखेंगे, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। निम्न से कौन सी घटना प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि करती है? देखिए, प्रकाश की अनुप्रस्थ की पुष्टि करने के लिए इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ये जहां से भी उठाया गया है ये कुछ मिस्टेक है। आपको ये याद रखना है कि प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि करने वाली जो घटना है वो है ध्रुवण। ध्रुवण जो है वो केवल उन्हीं तरंगों का होता है जो अनुप्रस्थ होती हैं। यहाँ पे साथ में मैं ये बता दूं कि प्रकाश और ध्वनि की जो मेनली अपने सिलेबस में बात होती है, ध्वनि जो है वो अनुदैर्घ्य तरंग है। कौन सी तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग है। इसलिए प्रकाश का इसका ध्वनि का जो है वो ध्रुवण नहीं होता है, ठीक है। प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ तरंग है और अनुप्रस्थ तरंग का जो है वो ध्रुवण होता है। तो अनुप्रस्थ प्रकृति को पुष्टि करने वाली जो घटना है वो है ध्रुवण। तो मैं इसमें एक ऑप्शन और ऐड कर देता हूं, ध्रुवण। वो घटना हो गई ध्रुवण। क्लियर है यहां तक की बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें तरंगों के विद्युत चुंबकीय प्रकृति की खोज किसने की थी?
तो अभी हमने पीछे एक क्लास में बात की थी कि हाइगेन ने तरंग का सिद्धांत दिया था, लेकिन हाइगेन ने यांत्रिक तरंग मानी थी और उसके बाद में इसके सिद्धांत में जो है वो संशोधन किया था मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने ही विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी EMW की खोज की थी। मैक्सवेल ने ही क्या किया था, EMW यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज की थी। तो हमारा जो इसका सही आंसर हो गया कि विद्युत चुंबकीय प्रकृति की खोज किसने की थी, मैक्स प्लांक ने। सॉरी, मैं यहाँ मैक्सवेल लिख गया, मैक्स प्लांक। प्रकाश के विवर्तन की खोज किसने की थी? तो सबसे पहले तो इस कॉन्सेप्ट में अपन समझते हैं कि प्रकाश का विवर्तन होता क्या है, ताकि आपको ये याद रहे। तो हमने कहा कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, लेकिन यदि उसके मार्ग में कोई बाधा आ जाए, कोई अवरोध आ जाए, तो वो उसके तीक्ष्ण किनारों पर से मुड़ जाता है इस तरह से, और उसकी ज्यामितीय छाया में फैल जाता है। मैंने जब क्लास में बात की थी तो दोनों ही बातें की थी कि ज्यामितीय छाया में फैलना या मुड़ना एक ही बात है। तो प्रकाश का अपने इसके अवरोध के तीक्ष्ण किनारों पर से मुड़ना जो है वो प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। और इसकी खोज जो है वो ग्रेमाल्डी नाम के वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? इसकी खोज की थी ग्रेमाल्डी ने। थोड़ा सा एडजस्ट इसको कर लेते हैं। इसकी खोज ग्रेमाल्डी नामक वैज्ञानिक ने की थी, प्रकाश के विवर्तन की खोज। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दृश्य प्रकाश परमाणु स्पेक्ट्रम की किस श्रेणी से प्राप्त होता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत एग्जाम्स में इसको पूछा गया है। जनरल साइंस का जहाँ भी बात होती है तो इस क्वेश्चन को जो है वो पूछा हुआ है कि ये क्वेश्चन जो है वो क्या है। ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि वैसे बात इसकी अपन करेंगे तो लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, 5 श्रेणियाँ इसमें होती है। लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और फुंड, ये 5 श्रेणियाँ आपने सुनी होगी परमाणु की होती हैं। उसमें से बामर ऐसी श्रेणी है जिससे दृश्य प्रकाश प्राप्त होता है। बाकियों से दृश्य प्रकाश प्राप्त नहीं होता, अवरक्त या पराबैंगनी प्रकाश प्राप्त होता है, लेकिन बामर श्रेणी से कौन सा प्रकाश प्राप्त होता है? दृश्य प्रकाश प्राप्त होता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो गया वो हो गया बामर। बामर श्रेणी से दृश्य प्रकाश प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रकाश विकिरण की प्रकृति क्या होती है? अब यहाँ पे देखो कि प्रकाश की प्रकृति से संबंधित बात पूछी हुई है। तो हमने ये देखा कि प्रकाश की कुछ चीज़ें जो है वो फोटोन प्रकृति यानी कण प्रकृति से समझी जाती है और कुछ चीज़ें तरंग प्रकृति से समझी जाती है। तो वर्तमान में ये माना जाता है कि प्रकाश की प्रकृति कौन सी होती है? द्वैत प्रकृति होती है, यानी कि इसके पास फोटोन नेचर भी होता है और तरंग नेचर भी होता है। तो इसका जो अपना आंसर हो गया वो हो गया सी। कण और तरंग दोनों ही प्रकृति प्रकाश की होती है और उसको जो नाम दिया जाता है वो नाम दिया जाता है द्वैत प्रकृति या ड्यूअल नेचर। क्या नाम दिया जाता है? द्वैत प्रकृति या ड्यूअल नेचर इसको नाम दिया जाता है। ये प्रकाश के विकिरण की प्रकृति है। आप इसको बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये द्वैत प्रकृति मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के वेग की सर्वप्रथम गणना रोमर नाम के एक वैज्ञानिक ने की थी, जिसने ये कैलकुलेट करके बताया था कि प्रकाश की का वेग कितना होता है। अब यहाँ पे न्यूटन के नाम से कई जगह आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपको क्लेरिफिकेशन दे दूं कि न्यूटन ने प्रकाश के वेग से संबंधित बातें ज़रूर बताई थी, लेकिन प्रकाश के वेग का एक्चुअल मान कितना होता है ये सर्वप्रथम रोमर ने कैलकुलेट किया था। अब अगला पॉइंट है, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण से 10 मीटर की दूरी पर रखी है तो वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? तो इसका कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि ये हमारा दर्पण है और ये इसका अपन बात कर लेते हैं कि ये हमारा समतल दर्पण है। अब देखिए यहाँ पे वस्तु रखी है और वस्तु की दूरी वो ये कह रहा है कि 10 मीटर है। यहाँ से दर्पण से कितनी दूरी पर रखा है? वस्तु 10 मीटर की दूरी पर रखा है। हमें पता है कि इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो पीछे की साइड बनता है और उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी हुई है दर्पण से, तो ये पीछे की तरफ 10 मीटर की दूरी बनेगी। इसका प्रश्न है वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की जो कुल दूरी देखिए कितनी हो गई? वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की ये हो गई 20 मीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 20 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये कोई ब्लैंक पेज है, चलिए नेक्स्ट उठाते हैं। समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है? तो समतल दर्पण जो है वो प्रतिबिंब सीधा बनाता है, आभासी बनाता है। जो भी प्रतिबिंब सीधा होगा वो आभासी होगा और समान आकार का बनाता है।
तो देखो आभासी है, इसका मतलब m जो है वो पॉजिटिव आएगा, और समान आकार का मतलब m की वैल्यू 1 आएगी, तो जो m होगा वो आएगा +1। ये समतल दर्पण के आवर्धन का मान हो गया कितना, +1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है एक चित्र बनाया हुआ और इस चित्र में हिसाब से कोण का मान ज्ञात करना, आपको थीटा कोण का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें क्या है, ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ, तो ये वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में आपतन कोण का मान हो गया 60 डिग्री, और यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी कितना होगा, 60 डिग्री। मतलब ये कोण भी कितना बनेगा, 60 डिग्री बनेगा, और यही अपने से पूछा है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो अपना सही आंसर है वो हो गया 60 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक की कहानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले में ये कहा है यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं तो निर्मित प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी यदि कोई वस्तु इन दोनों दर्पण के मध्य रखी हुई है। तो ये कुछ इस तरह से दिया हुआ कि ये दो दर्पण आपको इस तरह से एक दूसरे के परपेंडिकुलर व्यवस्थित किए हुए हैं और वस्तु इन दोनों के बीच में यहाँ कहीं रखी हुई है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको एक वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो है 360/θ। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से दोनों 90 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं, तो ये आएगा 4। अब इसके बाद का कॉन्सेप्ट ये है कि आप इसको चेक करेंगे कि ये n का मान सम है या विषम है, n का मान सम है या विषम है। तो फिलहाल के क्वेश्चन के हिसाब से n का मान जो है वो सम प्राप्त हो रहा है। तो यदि सम प्राप्त होता है तो नंबर ऑफ इमेज जो है वो होती है n-1। n का मान 4 निकला है, तो प्रतिबिंब की संख्या यहाँ पर कितनी आएगी, प्रतिबिंब की संख्या आएगी 4-1, यानी 3 प्रतिबिंब यहाँ पर बनेंगे। इसके अलावा विषम होता है तो उसकी क्या कंडीशन होती है, फ्रैक्शनल पॉइंट होता है तो उसकी क्या कंडीशन होती है, इसको हमने ऑप्टिक्स की जो क्लास हमने ली थी उसमें डिस्कस किया था। आप वहां जाके हमारे प्लेलिस्ट में जो है वो लेक्चर मौजूद है, वहां जाके उसको देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है कि 3 प्रतिबिंब इस कंडीशन में बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई वस्तु किसी समतल दर्पण की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दर्पण की ओर गति कर रही हो तो प्रतिबिंब का दर्पण के सापेक्ष वेग क्या होगा। तो यहाँ से कुछ इस तरह से ये बना है कि यहाँ पे वस्तु है और वो दर्पण की ओर जा रही है 5 मीटर प्रति सेकंड से, तो जाहिर सी बात है इसका जो प्रतिबिंब है वो इधर आएगा 5 मीटर प्रति सेकंड से। अब आपको पता है कि ये आपकी वस्तु है और ये आपकी प्रतिबिंब है। आपसे पूछा है प्रतिबिंब का दर्पण के सापेक्ष वेग क्या होगा। तो देखिए सापेक्ष वेग में सीधा सीधा पॉइंट होता है कि यदि दो समान दिशा के वेग हों तो उनको अपन बड़ा माइनस छोटा कर लेते हैं, और विपरीत दिशा के वेग हो तो दोनों को जोड़ देते हैं। यहाँ पर दोनों वेग जो हैं विपरीत दिशा के हैं, तो सापेक्ष वेग कितना आएगा प्रतिबिंब का इसके वस्तु के सापेक्ष, वो आएगा 5 + 5, तो यह आएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये मान आएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर है यहाँ तक की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माध्यम के ताप में वृद्धि के साथ प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ध्वनि का जो वेग है वो ताप के हिसाब से बदलता है। यदि मैं आपको बताऊं कैसे बदलता है, तो ध्वनि का जो वेग है वो ताप के वर्गमूल के समानुपाती होता है। ये ध्वनि का कॉन्सेप्ट है। लेकिन प्रकाश का जो वेग है वो ताप के हिसाब से नहीं बदलता, ताप पर निर्भर नहीं करता। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है कि ताप में चाहे वृद्धि हो जाए चाहे कमी हो जाए, माध्यम ही नहीं चाहिए तो उसके ताप से रिलेटेड कोई कहानी है ही नहीं। तो प्रकाश का वेग माध्यम पर ही निर्भर नहीं करता, तो माध्यम के ताप पर तो निर्भर करना ही नहीं है। तो इसका सही आंसर है अपरिवर्तित रहता है। अगला है प्रकाश के अपवर्तन की घटना में निम्न में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है। देखो प्रकाश का अपवर्तन की जो घटना होती है उसमें वेग बदलता है, लैम्डा बदलता है यानी तरंग दैर्घ्य बदलती है, और तीव्रता भी बदलती है, इंटेंसिटी भी बदलती है, तीनों चीज़ें बदलती हैं। एक चीज़ जो नहीं बदलती वो है आवृत्ति। आवृत्ति किसी भी प्रकाशीय घटना में परिवर्तित नहीं होती सिवाय एक के। आप याद रखना कौन सी। जैसे आपने पढ़ा है परावर्तन, परावर्तन में भी आवृत्ति नहीं बदलती, व्यतिकरण में भी आवृत्ति नहीं बदलती, विवर्तन में भी आवृत्ति नहीं बदलती, है ना, ध्रुवण में भी आवृत्ति नहीं बदलती, अपवर्तन में भी आवृत्ति नहीं बदलती। इन सब में जो हमने प्रकाशीय घटनाओं की चर्चा की, इनमें प्रकाश की तरंग की आवृत्ति नहीं बदलती। सिर्फ एक जगह बदल सकती है, उसका आप याद रखना, डॉपलर प्रभाव। ये कॉन्सेप्ट है जिसकी डिटेल यहाँ पर जानने की हमें ज़रूरत नहीं है। डॉपलर प्रभाव नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है, उसमें ही केवल आभासी आवृत्ति यानी आवृत्ति बदली हुई प्रतीत होती है। तो इसके अलावा कहीं भी आवृत्ति चेंज नहीं होती है। तो इसका सही आंसर है आवृत्ति नहीं बदलेगी। अगला क्वेश्चन है यदि प्रकाश की किरण पानी से कांच में प्रवेश करे
तो वो ये कह रहा है पानी, और कहाँ प्रवेश कर रहा है, कांच से। पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33 और कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5। यदि प्रकाश यहाँ से इसमें प्रवेश कर रही है तो देखो वो वास्तव में विरल माध्यम से जाती है सघन माध्यम में। कौन से माध्यम में गमन हो रहा है, यहाँ पे विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन हो रहा है। तो सिंपल सी बात है कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए, अभिलंब की ओर मुड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच, पानी और हीरे में प्रकाश के वेगों का सही क्रम क्या होगा। तो ये देखिए कि पानी का जो अपवर्तनांक है वो 1.33, कांच का जो अपवर्तनांक है वो 1.5 और हीरे का जो अपवर्तनांक है वो लगभग 2.5 है। ठीक है, तो जिसका सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होगा उसमें प्रकाश का वेग सबसे कम होगा, क्योंकि वो सबसे सघन माध्यम होगा। और सबसे ज़्यादा वेग किस में होगा, यहाँ पानी में सबसे ज़्यादा वेग होगा, उसके बाद में कांच में और उसके बाद में हीरे में। तो पानी का सबसे ज़्यादा वेग, फिर कांच में और फिर हीरे में। इसका ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाएगा। ये इस तरह का क्वेश्चन है। अगला है, 40 मीटर गहराई वाले किसी तालाब में पानी भर देने पर इसकी गहराई कितनी प्रतीत होती है। तो अपवर्तन वाले कॉन्सेप्ट में इसको हमने डिस्कस किया था कि जो आभासी गहराई होती है वो होती है h/μ, यानी वास्तविक गहराई में म्यू का भाग देते हो। तो वास्तविक गहराई दे रखी है 40 और म्यू पानी का होता है 4/3, तो ये वैल्यू आएगी 30 मीटर उसकी गहराई हमें प्रतीत होगी। तो इसका सही आंसर है बी, 30 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग 1 सेकेंड, वैसे इसका सही मान 1.13 सेकेंड है। आप यदि ठीक से याद रखें तो यहाँ पर इस तरह का 113 सेकेंड है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो लगभग 1 सेकेंड जो है उसको लगता है। अच्छा, सूर्य वाला जो आपको वो भी याद रखना है, उसका भी क्वेश्चन पूछ सकता है। सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग 8 मिनट का समय लगता है, और एग्जैक्टली बात करें तो 8 मिनट और 16 सेकेंड का समय उसको लगता है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में इतना समय लगता है, और चंद्रमा से आने में लगभग 1 सेकेंड लगता है, 1.13 सेकेंड लगता है। तो ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, चटका हुआ कांच चमकीला प्रतीत होता है। देखिए, कांच के साथ ये बात है कि जहाँ कांच क्रैक हो जाता है और तो वहाँ जितना दूरी में क्रैक हो रखा है उस दूरी में वो चमकता है। तो ये चमकने वाली जो घटना है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंद्रधनुष का बनना। तो इंद्रधनुष में 3 प्रकाशीय घटनाएं जो हैं वो शामिल होती हैं। एक तो अपवर्तन, एक वर्ण विक्षेपण और एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इन 3 घटनाओं के संयुक्त रूप से जो है वो रेनबो यानी इंद्रधनुष बनता है। तो इंद्रधनुष के बनने में तीनों ही का योगदान होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा। उपरोक्त सभी घटनाएं इंद्रधनुष के बनने में सहायक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई हो। पहली बात तो यह है कि अवतल दर्पण दे रखा है, और अवतल दर्पण में इस तरह से कहानी है कि ये इसका फोकस बिंदु है, ध्रुव है, और ये इसका फोकस बिंदु है, और ये कह रहा है इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है, और यहाँ इसका वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र जो है वो इससे जस्ट 2 गुनी दूरी पर होता है। तो ये 40 सेंटीमीटर की दूरी पर इसका वक्रता केंद्र है। अब वो कह रहा है 40 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी है, मतलब वस्तु यहाँ रखी है। अब आपको इसका कॉन्सेप्ट यदि याद हो तो जहाँ पर वस्तु मतलब इस पर रखी जाती है, यदि वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब वहीं बनता है जहाँ वो वस्तु रखी जाती है। तो यहाँ इसका प्रतिबिंब, यहाँ इसका प्रतिबिंब बनेगा, और समान आकार का बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। तो उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और समान आकार का बनेगा। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए कि कौन सा ऑप्शन पूछा है अपने से। इसमें 2 ही चीज़ें दे रखी है, वस्तु से बड़ा एवं वास्तविक, नहीं वस्तु से छोटा एवं वास्तविक, नहीं वस्तु के समान एवं वास्तविक। तो इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो गया, वस्तु के समान बनता है और वास्तविक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, यदि किसी दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी 30 सेंटीमीटर हो। तो देखो आर की वैल्यू दे रखी है, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की वैल्यू दे रखी है 30 सेंटीमीटर, और फोकस दूरी पूछी है। तो फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ये 30/2 बराबर 15 सेंटीमीटर की इसकी फोकस दूरी आएगी। तो इसमें सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक की बात सब क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
वाहनों के साइड मिरर के रूप में। साइड मिरर का मतलब हुआ कि पीछे से आने वाले वाहनों को देखने के लिए वाहन के साइड में जो मिरर लगे रहते हैं वो याद रखना हमेशा उत्तल दर्पण होते हैं। क्लियर है, हमेशा उत्तल दर्पण होते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण तो एक स्थिति को छोड़ के हमेशा जो है वो उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन उत्तल दर्पण हमेशा ही वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो वाहनों के साइड मिरर के रूप में जो है वो उत्तल दर्पण काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो ये प्रकाश का प्रकीर्णन है, इसको वर्ण विक्षेपण से मत जोड़ देना। अब एक कन्फ्यूजन बना रहता है कि वर्ण विक्षेपण और प्रकीर्णन का पता कैसे करते हैं। हालांकि प्रकीर्णन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन उसकी घटनाओं का जिक्र है कि कौन कौन सी घटनाएं प्रकीर्णन के कारण होती हैं। तो वर्ण विक्षेपण और प्रकीर्णन दोनों में रंगों से संबंधित प्रश्न होते हैं, तो कैसे पता करेंगे वर्ण विक्षेपण है कि प्रकीर्णन है? प्रकीर्णन में क्या होता है कि बाकी जितने भी प्रकाश के रंग हैं विबग्योर में से बाकी रंग लोप हो जाते हैं और केवल एक रंग दिखाई देता है, इस तरह की कोई घटना होती है। और वर्ण विक्षेपण में आपके पास जो एनवायरनमेंट बनता है उसमें सातों रंग होते हैं। जैसे प्रकाश जो है वो प्रिज्म से गुजरता है तो वर्ण विक्षेपित होता है, वहाँ सातों रंग मौजूद होते हैं। इंद्रधनुष में वर्ण विक्षेपण की घटना होती है, वहाँ भी सातों रंग उपस्थित होते हैं, कोई एक रंग उपस्थित नहीं है। यदि रंगों से संबंधित प्रश्न हो और सातों रंगों की उपस्थिति हो तो वो वर्ण विक्षेपण का उदाहरण होता है। और यदि किसी एक रंग की उपस्थिति हो, बाकी रंगों की उपस्थिति ना हो, वो प्रकीर्णन का उदाहरण होता है। मैं ये लगभग बातें कर रहा हूँ। हालांकि आपको यदि कोई ये पूछ ले कि कोई वस्तु जो है वो अपने को लाल दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या हुआ, तो प्रकाश उसके पास सफ़ेद आया था, विबग्योर आया था, उसमें से इसने बाकियों का अवशोषण कर लिया और केवल लाल को छोड़ा है, तो ये अलग कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा जो है वो प्रकीर्णन में आपको 6 रंगों का लोप मिलेगा, एक रंग आपको हमेशा दिखाई देता है, तो ये प्रकीर्णन का उदाहरण है। क्लियर है इस बात को? अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी घटना अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो तारों का टिमटिमाना अपवर्तन का उदाहरण है। सूर्य का सूर्योदय से कुछ पहले और सूर्यास्त के कुछ बाद तक दिखाई देना भी अपवर्तन का उदाहरण है, इसकी चर्चा हम अपनी क्लास में कर चुके हैं। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, तो अब देखिए यहाँ लाल दिखाई दे रहा है, बाकी रंगों का लोप हो रहा है, तो ये प्रकीर्णन के कारण होता है, ये अपवर्तन के या वर्ण विक्षेपण के कारण नहीं होता। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो सी है, ये अपवर्तन का उदाहरण नहीं है, ये प्रकीर्णन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखने के लिए दर्पण का आकार क्या होना चाहिए? तो इस कॉन्सेप्ट को हम पहले बात कर चुके हैं। यदि h हाइट की वस्तु है और उसका पूरा प्रतिबिंब हम दर्पण से देखना चाहें तो उसकी हाइट होनी चाहिए h/2, यानी कम से कम व्यक्ति की लंबाई का आधा। ये कम से कम इससे बड़ा हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, लेंस की फोकस दूरी का मान निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता? इसके लिए मैंने आपको एक सूत्र बताया था, 1/f बराबर μg/μa -1 1/r1 -1/r2। ये μg तो जिस लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है, और ये जो μa है ये उस माध्यम का अपवर्तनांक है जिस माध्यम में लेंस रखा हुआ है। R1 एंड R2 लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या हैं, तो इतनी बातों पर तो निर्भर ये करती है। अब क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर बिल्कुल निर्भर करता है, लेंस के पृष्ठ की वक्रता त्रिज्याओं पर बिल्कुल निर्भर करता है, लेंस जिस माध्यम में रखा हुआ है उस माध्यम के अपवर्तनांक पर, इस पर भी करता है, लेंस के सामने रखी वस्तु के रंग पर निर्भर नहीं करता। तो इसमें डी ऑप्शन हमारा सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, किस रंग के प्रकाश के लिए किसी माध्यम का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? तो देखिए, सर्वाधिक अपवर्तनांक होता है, इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि विबग्योरीय 7 रंग के जो प्रकाश होते हैं इधर जाते हैं तो लेम्डा बढ़ती है, सर्वाधिक लेम्डा होती है आर की और सबसे कम लेम्डा होती है वॉयलेट की। म्यू जो है वो लेम्डा का उल्टा चल रहा होता है, ये जिसकी लेम्डा ज़्यादा होती है उसका म्यू कम होता है, तो सबसे कम लेम्डा जिसकी होगी उसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक जो है वो वॉयलेट के लिए होता है, बैंगनी के लिए होता है, और सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है? वो रेड के लिए होता है। इसको हम अपनी क्लास में चर्चा में पहले ला चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख द्वारा बना प्रतिबिंब होता है सदैव उल्टा होता है। मनुष्य की आंख का जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है, ठीक है। कौन सा लेंस होता है?
उत्तल लेंस होता है, और इसके द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब जो है वो हमेशा रेटिना पे बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की स्वस्थ आंख द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है। अभी अपन ने चर्चा की थी पिछले क्वेश्चन में, मैं बोल के गया हूँ कि स्वस्थ आंख है तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। यदि स्वस्थ आंख नहीं है, आई साइट एकदम क्लियर नहीं है, तो प्रतिबिंब रेटिना के आगे भी बन सकता है और प्रतिबिंब रेटिना के पीछे भी बन सकता है, और उसी को आप निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष युक्त आंख, अब यहाँ पे ये लगभग कंफ्यूजन होता है। देखिए आप इस तरह से याद रखेंगे, एक तो होता है दूर दृष्टि दोष और एक होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, एक आपने पढ़ा है जरा दृष्टि दोष। कंफ्यूजन इन दोनों में ज्यादा रहता है, तो आप इसको इस तरह से याद रखिए, बीच में एक कोमा लगा के, दूर दृष्टि कोमा दोष, निकट दृष्टि कोमा दोष। दूर दृष्टि कोमा दोष का मतलब उसकी दूर की दृष्टि एकदम सही है, दूर की वस्तु साफ दिखाई गई और पास वाली में दोष है। और निकट दृष्टि दोष का मतलब उसकी निकट की दृष्टि एकदम सही है और दूसरी वाली में दोष है। अभी पूरा निकट दृष्टि दोष युक्त आंख, मतलब निकट दृष्टि दोष युक्त आंख निकट वाली वस्तु को तो देख सकती है, दूर वाली वस्तु को साफ ही नहीं देख सकती। तो वो ऑप्शन के हिसाब से अपना हो गया बी, दूर स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 1 मीटर, और फोकस दूरी से जो क्षमता निकालने का सूत्र है वो 1/f है। P बराबर 1/f की वैल्यू 1 रखेंगे तो P का मान यहाँ पर आएगा 1 डायोप्टर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, 1 डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होगी। सरल सूक्ष्मदर्शी होता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी एक साधारण उत्तल लेंस होता है। इस तरह से एक साधारण उत्तल लेंस होता है, उसको एक फ्रेम में जो है वो कस देते हैं, तो साधारण उत्तल लेंस होता है सरल सूक्ष्मदर्शी। तो ये हो गया एक साधारण उत्तल लेंस, ए ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, नेक्स्ट प्लीज। प्रकाश किरणों को प्रयोगशाला में 90 डिग्री मोड़ने के लिए, अब यहाँ पे एक चीज आप याद रखना, प्रकाश किरणों को मोड़ने या डिले करने के लिए प्रिज्म का ही उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? प्रिज्म का। कैसे होता है इसको मैं बना के दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये कोई प्रिज्म है, राइट एंगल टी है, चलो बना लेते हैं, कोई बात नहीं। ये कोई प्रिज्म है। अब यहाँ से एक प्रकाश की किरण आई इस तरह से, तो यहाँ प्रवेश तो देखो अभिलंबवत कर रही है तो सीधी निकल जाएगी, और यहाँ से दूसरी किरण मान लेते हैं अभिलंबवत प्रवेश कर रही है तो सीधी निकल जाएगी। यहाँ से इस तरह से भेजते हैं कि ये क्रांतिक कोण परावर्तित हो जाए, तो यहाँ से वापस इधर निकल जाएगी। तो इस तरह से ये देखो, ये प्रकाश पुंज जो है वो इस साइड आ रहा था, इसको 90 डिग्री मोड़ दिया गया। ये आपतित प्रकाश पुंज था और ये प्रिज्म से निर्गत प्रकाश पुंज है, इसको 90 डिग्री मोड़ दिया गया। तो 90 डिग्री मोड़ना, 30 डिग्री मोड़ना, डिले करना, ये सब जो है वो प्रिज्म की सहायता से किया जाता है। तो ये प्रिज्म इसमें सही ऑप्शन अपना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, अवतल दर्पण के फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य रखी वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा। तो देखिए अवतल दर्पण की बात हो रही है। अवतल दर्पण इस तरह से बनेगा और यहाँ पे वो कह रहा है कि वस्तु P पे और F के बीच में है। तो इसका जो प्रतिबिंब जब हमने देखा था तो ये पीछे बनता था, सीधा बनता था, वस्तु से बड़ा बनता था और आभासी बनता था। तो सीधा और आभासी इसका सही ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ये सीधा और आभासी बनता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए, दूरदृष्टि दोष अभी अपन ने पहले काम में इसकी चर्चा की थी, इसको इस तरह से पढ़ेंगे, दूरदृष्टि कोमा दोष, यानी उस आदमी की दूर की दृष्टि एकदम सही है, दूर की वस्तु को देख सकता है, लेकिन पास की वस्तु वाली देखने में दोष होता है। और इसको जो दूर करने के लिए काम में लिया जाता है वो होता है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस काम में लिया जाता है? उत्तल लेंस। किस क्षमता का काम में लिया जाएगा? ये उस आँख की अस्वस्थता पर निर्भर करेगा, लेकिन जो काम में लिया जाएगा वो कौन सा लेंस होगा? हमेशा
उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो है वो कौन सा लेंस काम में लिया जाता है, अवतल लेंस। तो इसका सही ऑप्शन हो गया ए। और अगला क्वेश्चन इसमें है अपने पास, मानव नेत्र की संवेदनशीलता सर्वाधिक किस रंग के प्रकाश के लिए होती है। तो सर्वाधिक मानव नेत्र की संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी सबसे ज़्यादा पीले रंग के प्रकाश के लिए होती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में एक और अच्छे प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक बने रहिए हमारे YouTube चैनल .academy से।